दोस्तों, ये रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। आप लोगों को पार्ट पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। सेजल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, मम्मा देखिए न कैसे बहाने मार रहे हैं। अरे भैया अंदर है तो क्या हुआ? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भैया के होते हम कभी इनके रूम में नहीं गए। हाँ, और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, टेंशन मत लीजिए देव, हम आपके लाडलों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस हमें परी को देखना है, उसे एक बार अपने सीने से लगाना है। पापा बोलिए ना देव को। दीवान जी देव को खोए हुए देखकर कहते हैं, देव बच्चे क्या बात है, तुम्हारा ध्यान किधर है? बेटा सेजल कब से परी के पास जाने को बोल रही है। दीवान जी उसके पास आकर गंभीर आवाज़ में कहते हैं, देव जो भी कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे फिलहाल अपने से दूर रखो बच्चे। सोचना, चिंता, परेशानी, इन सब के लिए दीवान मित्तल अभी मौजूद है। याद है ना कुछ दिन पहले क्या कहा था तुमने? वही दोहरा रहा हूँ बच्चे। भविष्य किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसकी चिंता में अपने आज को दांव पर मत लगाओ। सेजल कितनी नाजुक है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। उसे तुम्हारे व्यवहार को देख कोई शंका उत्पन्न हो उससे पहले उसे परी से मिलवा दो। दीवान जी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अपने मन को संयत रखो देव। भाभी की निगाहें तुम्हारा चेहरा पढ़ लेंगी। वो और तुम्हारी मम्मा कब से तुम्हें देख रही हैं। अपने पापा की बात सुन देव एकदम से होश में आकर सामने देखता है। मीना, मनोहर, कृष्णा सबकी निगाहें उस पर जमी हुई थी। वो तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए किरणा के गले में बाहें डाल अपने अंदाज में कहते हैं, मम्मा समझाइए अपनी बेटी को। अरे लव बर्ड्स को लंबे समय बाद रोमांस का मौका मिला है। उनके जीवन में नन्हे कदमों की दस्तक हुई है। यार हो सकता है दोनों अपने अंदाज में खुशी मना रहे हों। सेज हमारे जाने से बेचारे डिस्टर्ब हों। देव की आधी अधूरी बातों को सुन दीवान जी ने बेचैनी में भी अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। वहीं सेजल देव को घूरते हुए उसके हाथों पर नेल्स चुभा धीमे स्वर में कहती हैं, देव चुप रहिए ना, बड़े पापा मम्मा खड़े हैं। देव उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, तो क्या हुआ जान, मैं तो जो सच है वही फरमा रहा हूँ। यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए अपने चहेते देवर के अंदाज। सेजल सामने देख हंसते हुए कहती है, पतिजे देव आज पोपट हो गया आपका। परी के पापा आपकी तरफ ही तशरीफ ला रहे हैं। सेजल की बात सुन देव की नजरें सामने देखती हैं। निशांत को आते देख वो आगे बढ़ उसे गले लगा भावुक स्वर में कहते हैं, छोटे आज हमने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो रोशनी और हमारी नन्ही परी बिल्कुल स्वस्थ हमारे हाथों में है। भगवान कभी किसी माँ बाप के सामने उसके बच्चों को उनसे जुदा और एकदम से उसे आभास हुआ और उसका जीभ तालू से चिपक गई। वही निशान देव को इतना बेचैन देख चिंतित स्वर में कहते हैं, भाई क्या हुआ है? पापा ये भाई। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही दीवान जी अपने दोनों बेटों के पास आकर देव को अपनी साइड कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बरखुरदार आपके बड़े भाई साहब इमोशनल हो रहे हैं, अपनी परी को देख। निशान देव के चेहरे को देखते हुए कहता है, नहीं पापा, भाई ने कुछ और। देव एकदम से उसके मुंह पर हाथ रखकर कहते हैं, तेरा दिमाग और कान कुछ ज़्यादा बज रहा है। जान क्या कहा था मैंने? ये अंदर से कुछ बहका बहका आया है। हमें बातों में मत उलझाओ परी के पापा। रिश्ते में हम तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, तुम्हारी रंग रंग से वाकिफ। बेटा जी बाप बने हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जूते नहीं पड़ेंगे। मम्मा परी और रोशनी की नज़र बाद में उतारना, पहले इस घनचक्कर का जरा चप्पल पूजन कीजिए जब तक हम अपनी शहजादी को मिलकर आते हैं। वो दीवान जी की आंखों में देख माफ़ी की इल्तिजा कर सेजल को लेकर
अंदर चला गया। निशांत हैरानी से कहता है, पापा, ये भाई। दीवान जी बात का रुख दूसरी ओर मोड़ गहरे स्वर में कहते हैं, निशु, सेजल के सामने बात करना ठीक नहीं था। वो एक्चुअली अंकी के पास कोई क्रिटिकल केस आया था। देव ने अंकी और उस पेशेंट के बीच की बातें सुन ली, बाकी कुछ नहीं। और इतना बोल निशांत को आश्वासित कर मीना मनोहर के पास आकर कहते हैं, भाभी, रूही जी और विजय जी अंजू विनोद के साथ अक्कू के यहाँ गए हैं। थोड़ी देर में विनोद और रूही जी हॉस्पिटल आ जाएंगी, तब मैं अक्षत के पास जाऊंगा। ऐसा करिए, आप निशु किरणा के साथ जाकर परी की नाल का फंक्शन कर लीजिए। मीना आश्चर्य से कहती हैं, लेकिन हमारे घर बेटी हुई है दीनू, ये रस्म लड़के। उनकी आवाज़ में किसी प्रकार का तंज नहीं, बल्कि समाज की पुरानी मान्यता झलक उठी। दीवान जी एक पल शांत रहे, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, भाभी, धरती जड़ नहीं बीज देखती है, और बेटी तो उस बीज की मिट्टी है जो संस्कारों से पेड़ बनाती है। बेटा वंश बढ़ाता है, पर बेटी वंश को पहचान देती है। बेटा नाम रखता है, पर बेटी उन नाम में भाव भरती है। आज हमारे आंगन में आई इस नन्ही परी को नाल मैं अपने घर की मिट्टी में ही गाड़ूंगा, ताकि इस घर की नींव में एक बेटी की आशीष भी रच बस जाए। दीवान जी की बातें सुन पूरे परिवार की आंखें छलक उठी। निशांत ने तो दीवान जी के कदमों में सर रख दिया। वो उनके पैरों को पकड़ नम स्वर में कहता है, पापा, आप सच में रोल मॉडल हो हमारे। बेटी को लेकर आपकी सोच नमन है आपको पापा। वादा है मेरा, मैं अपने जीवन में हमेशा आपकी सीख, आपके विचारों, आपके संस्कारों का अनुसरण करूंगा। दीवान जी निशांत को गले लगाकर कहते हैं, निशु, याद रखना बच्चे, बेटियों को कभी बोझ मत समझना। बेटे एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, बेटियाँ दो कुल की आन बान शान को सहेज कर रखती हैं। इसलिए मेरी बेटी मेरी नज़र में हमेशा बेटियाँ बेटों से आगे रहेंगी। निशांत नम आँखों से मुस्कुराते हुए कहता है, यस पापा। किरणा दीवान जी के पास आकर उनके हाथ में चांदी की कटोरी में रखी नाल देते हुए भावुक स्वर में कहती हैं, आपने आज परंपरा नहीं, सोच बदल दी है जी। वो उनके आगे कटोरी बढ़ाते हुए कहती हैं, परी के दादू, आशीर्वाद दीजिए इसे। दीवान जी उस कटोरी को अपने माथे से लगा नम्र लहजे में कहते हैं, हे धरती माँ, आज मैं आपसे वंश नहीं संस्कार मांगता हूँ। इस नन्ही सी जान को वो जड़ देना जो हर तूफान में भी सीधी खड़ी रहे। उसे वो ममता देना जिसे वो जो रोशन करे न जाने कितनी जिंदगियाँ। किरणा, आज मैं अपने आंगन में बेटी को धरती से जोड़ रहा हूँ। आपसे हमारे आंगन में नन्हे कदमों की खनक की पूजा भी होगी। दीवान जी किरणा के हाथों में कटोरी सौंपते हैं। मीना मनोहर किरणा निशु के साथ घर निकल गए। वहीं सेजल ने तो आते ही परी को अपनी गोद में उठा लिया। वो खुश होकर परी के कभी हाथों को देखती तो कभी उसकी नाजुक अंगुलियां छूती। वहीं देव रोशनी के सर पर हाथ रखकर कहता है, रोशनी, ठीक हो तुम? रोशनी हल्की मुस्कान लेकर कहती है, यस बिग ब्रो। बड़े पापा, परी को अपना आशीर्वाद दीजिए। वो नेचर में बिल्कुल आपकी और भाभी की कॉपी बने और शांत, सहनशील, संस्कारों की खान। हमारी भाषा में कहे तो आपकी तरह ऑलराउंडर, परफेक्ट। देव सेजल मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तो हमारे घर में परी के दादू दादी हैं रोशनी, और मैं दिल से चाहूँगा इसमें हमारे परिवार का मिला जुला संगम हो। इतना बोल सेजल की गोद से परी को लेकर हौले से उसके माथे को चूम प्यार से कहते हैं, वेलकम मेरा बच्चा। दोनों काफ़ी देर तक रोशनी के पास बैठे रहे। दीवान जी ने सेजल की तबीयत को देखते हुए निशु किरणा के आने के बाद जबरन उन्हें घर भेज दिया। देव सेजल को मीना मनोहर के पास छोड़ राज के फ़ोन आने के बाद अक्षत जी के यहाँ निकल गया। किरणा दीवान जी
निशु रोशनी के पास थे। रोशनी की कंडीशन को देखते हुए दीवान जज ने कृष्णा को अकेले नहीं छोड़ा। रूही जी विनोद के साथ हॉस्पिटल नहीं आती तब तक उन्होंने कृष्णा के पास रहना जरूरी समझा। वो कॉरिडोर में बैठे अंकित सरला से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ करण अंकिता घर पहुंचते हैं। अंकिता गाड़ी से उतर घड़ी में टाइम देखते हुए फुर्ती से घर के अंदर कदम बढ़ाती है कि गार्डन में रखी रेस्ट चेयर से टकरा लड़खड़ाते हुए गिरने को होती है कि करण उसका दुपट्टा पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। दोस्तों, ये आज दूसरी वाली कहानी का लास्ट भाग है। जितने लोगों को ये कहानी पसंद आई थी प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आरजीआई का हेड ऑफिस ऊपर से नीचे तक फूलों से सजा हुआ था। सुबह 10 बजे 2 लग्जरी मर्सिडीज कारें ऑफिस के सामने खड़ी थी, जिसमें पूरा राजपूत परिवार था। पूरा मने रचित शोभा आकर्ष, धृति और अलंकृता, अर्नव और रूही। धृति की खुशी केवल चेहरे भर पर नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर पर उभर कर आ रही थी। बिटिया के आने के बाद वो और सुंदर और गोल मटोल हो गई थी। गोद में अलंकृता को पकड़े हुए अब वो ज़्यादा सोती नहीं थी, लेकिन पूरे दिन में 50-60 बार 10 मिनट के पावर नैप लेती रहती थी। आखिर आकर्ष की बेटी जो ठहरी। रूही और अर्नो ने पहले से ही ढेर सारा इंतजाम कर रखा था। ऑफिस के दरवाजे पर उतरते ही ऊपर से फ्लावर शावर किया गया। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों ने आकर्ष, धृति और उनकी बिटिया को ऊपर से नीचे तक सराबोर कर दिया। नेट पर सामने ही एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम बैक CEO, यू ऑल ब्रेवली। और साथ ही आकर्ष की ब्लैक सनग्लासेस में एक तस्वीर भी थी। रूही और अर्नव ने आकर्ष के लिए दरवाजे पर ही एक छोटा सा वेलकम केक तैयार किया था। आकर्ष ने अलंकृता को गोद में उठाया और साथ में केक कट किया। अंदर गया तो पूरा ऑफिस पिंक और ब्लू बैलून से सजा था। सारे एम्प्लॉय उसके स्वागत में खड़े थे, तालियां बजा रहे थे। इन्वेस्टर्स को भी आज स्पेशली इनवाइट किया गया था। अर्नव हाथ पकड़कर उसे उसके केबिन की तरफ ले गया। केबिन के बाहर वहीं पुरानी लेकिन चमचमाती नेम प्लेट लगी थी, आकर्ष सिंह राजपूत CEO। आकर्ष जेब में हाथ डाले काफ़ी देर तक वहीं बाहर खड़ा रहा। भैया, क्या देख रहे हैं, अंदर आइए ना। अर्नव की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। हाँ ज़रूर। आकर्ष अंदर आया। केबिन हमेशा की तरह एकदम साफ सुथरा, व्यवस्थित और आकर्षक था। वही सब कुछ पहले जैसा आकर्ष को पसंद था, उसमें जरा भी बदलाव नहीं था। जबकि अर्नव से इतना व्यवस्थित होने की उम्मीद करना बेमानी था। आकर्ष अंदर आया और उस कांच की दीवार के सामने खड़ा हो गया, जहाँ से बाहर का पूरा शहर दिखता था। तो इतने दिन तुमने यहाँ बैठकर काम किया है ना? तुम्हारी नेम प्लेट कहाँ है? अर्नव पीछे खड़ा था। थोड़ा चौंका वो इस सवाल से। वो मैंने कोई नेम प्लेट नहीं बनवाई। मैं अपने ही ऑफिस में बैठता था। क्यों? CEO के लिए CEO की पर्सनैलिटी वाला केबिन दिया तो गया है ऑफिस में। और फिर मेरा तो कोई आता पता नहीं था ना। आता पता शायद ना भी आता। तुम्हें तो यहीं बैठना चाहिए था। जब काफ़ी देर अर्नव का जवाब नहीं आया तो आकाश ने मुड़कर देखा। अर्नव के आंसू बह रहे थे। केबिन में दोनों अकेले थे। पूरी फैमिली बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल कर बातचीत कर रही थी। रचित इतने दिनों ऑफिस में चले कामों का जायजा ले रहे थे। आप अभी भी उन पुरानी बातों से मुझसे नाराज़ हैं न भाई? मैं सच कहता हूँ, मैंने दिल से कभी नहीं चाहा आपकी जगह लेना या कुछ भी। मुझसे डैड ने बोला और शायद उस वक्त कंपनी को ज़रूरत भी थी, बस इसलिए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़।
अर्नो बिल्कुल रोने की हालत में था। अभी भी वो खुद को इस गिल्ट से बाहर नहीं निकाल पाया था कि आकर्ष के एक्सीडेंट की वजह वो था। रो रो कर मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे दिल में कुछ और था, है ना? ये नाटक और नहीं चाहिए मुझे, बस करो। आकर्ष के गुस्से में बोली ये बात सुनकर अर्नो ने आंसू पोंछे और बोला, आप जो सज़ा देना चाहो दे लो, लेकिन ये मत बोलो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। ये बिजनेस, ये एम्पायर कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं खुद को सच्चा साबित नहीं कर सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा, अब आप आ गए हैं तो संभालिए अपना राजपाट। वैसे भी मुझसे ये सब नहीं हो पाता। अर्नो इतना बोलकर आंसू पोंछते हुए बाहर चला गया। आकाश टेबल की तरफ बढ़ा, अपनी रिक्लाइनर को पैर मारकर घुमा दिया और उस पर बैठ गया। एक लंबी सांस ली और मुड़कर वापस टेबल की तरफ देखा। उसकी नेम प्लेट आकाश सिंह राजपूत, CEO। उसने नेम प्लेट उठाई और मुस्कुरा दिया। इतने में एक ऑफिस बॉय अंदर घुसा। गुड मॉर्निंग सर। फार्मर CEO सर ने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल ज्वाइन करने के लिए बोला है। आपकी एक स्पीच ऑर्गेनाइज की है। आकाश ने हाँ में सर हिलाया। ओके, विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ऑफिस बॉय चला गया। आकाश थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। सब खड़े हो गए। पूरा हॉल खचाखच लोगों से भरा था। परिवार के लिए अलग चेयर्स थी। धृति अलंकृता को गोद में लिए किनारे बैठी थी। वो जिंदगी में पहली बार ऑफिस आई थी। बिल्डिंग्स की चकाचौंध और लोगों को बार बार उसे विश करते देख थोड़ा सकुचा रही थी। आकाश पहुंचा। उस वक्त अर्नो हॉल में उसकी सीट पर बैठा कुछ लोगों को समझा रहा था। आकाश के आते ही सीट से उठकर खड़ा हो गया। आकाश ने एक बार फिर उसे घूर कर देखा और चेयर पर बैठ गया। रचित उसके पास ही एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। अर्नो भी बगल में बैठ गया। एक ऑफिस बॉय ने आकाश के कॉलर में एक माइक सेट किया। आकाश ने गला साफ किया, फिर अपनी कुर्सी से उठा और थोड़ा रुक कर बोला, पिछले 6 महीने बड़ी लंबी जंग लड़ी है मैंने ज़िंदगी से। पूरे 6 महीने मैं बिस्तर पर था, होश गंवाए हुए। जानता भी नहीं था कि किस हाल में हूँ, या भी नहीं जानता था कि मेरे लोग मेरे लिए किस हद तक जाकर परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। आकाश ने एक बार अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे को देखा, खासकर धृति को जो दूर बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आज पहली बार वहाँ बैठे सैकड़ों लोगों में सिर्फ वो थी जो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। आकाश के देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर अपनी गुड़िया को थपकियाँ देने लगी। जब होश आया तो सबसे पहले पता चला कि मेरी ज़िंदगी में 2 नन्हे कदम पड़ चुके हैं। मेरी बेटी के आने के कारण ही मैं उठ बैठा। वो बहुत लकी है मेरे लिए। मैं इतना खुश हुआ मैं बता नहीं सकता। और फिर मेरी पत्नी धृति गृह विज्ञान से BA कर चुकी। मेरी पत्नी की एक भाषा पर पकड़ थोड़ी मजबूत थी और इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे ही होती थी। आकाश ने हंसकर बोलते हुए एक बार फिर उसके चेहरे देखे। और क्यों ना होती, इतना वेल एजुकेटेड, लंदन से डिग्री लेकर आया था और डैड ने मेरी शादी करा दी एक BA पास से, वो भी होम साइंस, वो भी जिसे इंग्लिश पढ़ना तो दूर बोलना भी नहीं आती है। आकाश फिर रुका, टेबल पर रखा गिलास उठाया, पानी पिया और फिर रख दिया। डैड ने शर्त रख दी थी, अगर शादी नहीं की तो बिजनेस का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। और मैं वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, अप टू डेट, लंदन की डिग्री हाथ में पकड़ने वाला। मुझे खुद पर इतना भरोसा ही नहीं था कि मैं अपने दम पर खुद अपना नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। लालच आ गया था। इतना बड़ा
बना बनाया एम्पायर छोड़कर स्टार्टअप कौन जाए, इसलिए मन मारकर उस लड़की से शादी भी कर ली। फिर खींचता रहा जिंदगी भर उसी पर। आकाश ने सामने देखा। धृति का चेहरा अलंकृता के चेहरे पर झुका हुआ था। धीरे से पल्ले से उसने अपनी आंखें पोंछ ली और अपनी बेटी को सीने से और करीब चिपका लिया। आज उसी की वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ आप सबके बीच। 6 महीने बाद जब होश में आया तो उसे जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ाया मुझे कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए पैसे, डिग्री, एजुकेशन, इन सब से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है इच्छा शक्ति, जिसके बलबूते इंसान सब कुछ सीख सकता है, कर सकता है। उसने सिखाया मुझे कि बिजनेस के लिए सिर्फ दिमाग और हुनर चाहिए होता है। और आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मुश्किल से 500 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर वो आज महीने के लाख रुपए कमा रही है। यहाँ मैं कैपिटल, इन्वेस्टर्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सब के बीच पिस कर रह जाता हूँ और वो सिर्फ अपने हुनर के चलते लाखों बना रही है। उसे किसी इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू धृति, मुझे सिखाने के लिए कि नई राह पर अकेले कैसे चला जाता है। धृति ने आंसू पोंछकर उसकी तरफ देखा। आकाश ने सबके सामने बिना डरे और किसी का ख्याल किए उसे प्यारी सी फ्लाइंग किस दी। तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। पिछले 6 माह में जब मैं नहीं था और बिजनेस की बागडोर मेरे प्यारे भाई के हाथों में थी, तब की आकाश ने स्क्रीन पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की। प्रेजेंटेशन में कई सारे ग्राफ थे जो कंपनी के 4 महीने पहले डाउनफॉल और उसके बीच की ग्रोथ को दिखा रहे थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी करीब 800 करोड़ के डाउनफॉल पर थी। हैरानी की बात यह है कि मेरे यहाँ आने के बाद जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो कुछ पलों के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपनी ने 6 महीने 25 करोड़ की ग्रोथ की, जो अविश्वसनीय है। मतलब कुछ वक्त के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत आंकड़े देख रहा हूँ, पर नहीं गाइस, अब ये आप सबके सामने है और बिल्कुल सच है। एक सच और भी है कि जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो मैंने इस 8 करोड़ के लॉस को कवर कर प्रॉफिट को 1500 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जो मेरे भाई ने कर दिखाया ये अद्भुत है। RGI अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतर चुका है। यह लक्ष्य तो अगले 10 सालों के लिए प्लान किया था मैंने, लेकिन मैं फेल हो गया। आकाश की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा सा छा गया। अर्नब बस सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। मैं फेल हो गया इस घमंड में कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और अब देखिए, मुझसे अच्छा करने वाला आपके सामने है। आकाश ने बोलते बोलते अर्नब की तरफ देखकर क्लैप करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा हाल उसका साथ देने लगा। अर्नब के आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। प्लीज़ भाई, अर्नब रूंधे हुए गले से बस इतना बोल पाया। मैं आकाश सिंह राजपूत आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाला हूँ। शायद आपके लिए ये चौंकाने वाला होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी नई जिंदगी की सीढ़ी है। अर्नब सहित रक्षित, शोभा, रूही सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। आकाश आगे क्या बोलने वाला है, कौन सा फैसला लिया है उसने। दूर बैठी धृति मुस्कुरा रही थी। आकाश ने देखा तो धृति ने अंगूठा दिखाकर गुड लक का इशारा किया। आकाश ने वापस नज़र बाकी सब की तरफ फेर ली। मैं RGI का CEO आज अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अगले 2 महीने में बतौर कार्यकारी CEO अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करूंगा। मेरे बाद इस कंपनी के नए और अस्थायी CEO अर्नब सिंह राजपूत होंगे।
और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को उसकी पत्नी धर्मपत्नी रूहिका राजपूत संभालेगी। मुझे नहीं लगता कंपनी के हित में इससे अच्छा और नायाब फैसला मैंने कभी लिया होगा। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन धृति को छोड़कर बाकी पूरा परिवार हक्का बक्का सा आकर्ष को देख रहा था। उनके लिए ये किसी ब्लास्ट से कम नहीं था। आकर्ष जिसे बिजनेस से इतना लगाव रहा हमेशा, वो कुछ नए तरीके ढूंढता था व्यापार को बदलने के। आज उसे एम्पायर को अलविदा कह रहा था। अर्नव ने उसकी बाँह पकड़ ली। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। रचित भी खड़े हो गए। आकर्ष, ये कैसा डिसीजन है? तुम्हें एक बार हम सबसे पूछना चाहिए था। डैड, आपने अपना रिटायरमेंट किससे डिस्कस किया था? तुम्हारी माँ से। हमने आपस में बात की थी और मैं मानता हूँ कि उसे बताना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने भी सब कुछ अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया है डैड। मैंने धृति से पूछा था कि मेरे फैसले उसकी और मेरी बेटी की ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डालेंगे और वो मेरे हर फैसले में मेरा साथ देने के लिए राजी है डैड। मुझे और किसी से नहीं पूछना। रचित ने धृति की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। पर क्यों आकर्ष? अभी बहुत पॉसिबिलिटी है तुम में। इस एज में कोई रिटायर होता है भला? डैड, रिटायर मैं सिर्फ आरजीआई से हो रहा हूँ, बाकी तो अभी मैं बहुत लंबे मैच खेलने के लिए तैयार हूँ। रचित चुप हो गए। आकर्ष वापस सबकी तरफ घूमा। मेरे एक्सीडेंट ने मेरे परिवार के हर एक इंसान को एक नया सबक दिया। उससे भी ज़्यादा हर शख्स ने वो सब किया जो उसकी क्षमताओं से परे था। सिर्फ मैं रह गया। मुझे भी जानना है डैड कि मैं अपने पैरों पर कितनी देर में खड़ा हो पाऊँगा। मुझे भी करना है कुछ खुद से। इसलिए 6 महीने बाद मैं अपने नए स्टार्टअप को लॉन्च करूँगा। अगले 2 महीने में मैं कार्यकारी सीईओ के तौर पर आरजीआई का काम संभालूँगा और अगले 4 महीने में अपने नए बिजनेस के लिए ज़मीन तैयार करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सब मेरे नए भविष्य के लिए मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आकाश ने अपना कॉलर माइक ऑफ किया और निकाल कर बाहर रख दिया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ थी धृति के तालियों की आवाज़। सभी लोगों ने ऑफिस में अपनी अपनी डेस्क संभाल ली। राजपूत फैमिली सीईओ के केबिन में पहुंच चुकी थी। ये बात अभी भी सबकी समझ के परे था कि अचानक ऐसा क्यों। अर्नव अभी भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। भाई ऐसा मत कीजिए। अब मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? एक गिल्ट में मैं खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। और आप हैं कि? आकाश ने अर्नव को अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा खून पसीना, तुम्हारी बनाई हुई जगह इतनी आसानी से ले लूँगा मैं? इस एम्पायर को उसका असली हकदार अब मिला है अर्नव। तुम और रूही मिलकर कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना। मुझे और धृति को एक नया सफ़र तय करना है, एक नई मंजिल पानी है। हमसे हमारा संघर्ष मत छीनो अर्नव। बहुत कुछ क्या ही दे पाऊँगा तुम्हें। एक बहुत छोटा सा तोहफा लाया था आज। आकाश ने धृति को इशारा किया। उसने अपने हैंडबैग से एक छोटा सा रैप किया हुआ गिफ्ट निकाला और आकाश की तरफ बढ़ाया। आकाश ने उसे अर्नव और रूही के हाथों पर रख दिया। अर्नव और रूही के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देखो नहीं, खोलो इसे। रूही ने उसका रैपर फाड़ना शुरू किया। अंदर एक सुंदर सा लेमिनेटेड बॉक्स था, जिसे खोलने पर अंदर से 2 गोल्ड प्लेटेड नेम प्लेट्स थी। अर्नव सिंह राजपूत सीईओ और रूहिका राजपूत मैनेजिंग डायरेक्टर। अर्नव की आंखें अंदर का सैलाब समेट नहीं पाईं
और बरस पड़ी। अर्नो जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथ आकर्ष के पैरों पर रख दिए। रूही का हाल भी कुछ अलग नहीं था। आकर्ष भी खुद को और कितना संभालता। उसकी आंखें भी बह पड़ी। उसने अर्नो को उठाकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर देना मेरे छोटे भाई, बहुत तकलीफ़ दी है तुझे मैंने। एक माफ़ी ही तो मांगनी थी। मेरा ईगो मुझे झुकने नहीं दे रहा था। आज सब छोड़ दिया मैंने। अब लग रहा है मैं भी इंसान हूँ। माफ़ कर दे मुझे मेरे भाई। जो भी कहा सुना है वो सब भूल जाना। और आज तुम बड़े हो गए मुझसे अर्नो, बहुत बड़े। बड़े तो तुम उसी दिन हो गए थे जिस दिन मेरे मुंह से इतना कुछ निकलने के बाद भी मैंने तुम्हारे दिल से बड़े भाई की जगह नहीं गंवाई। आज और ऊपर उठ गए हो। मैं तुम्हारे बराबर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। आकाश ने अर्नो को और कसकर अपनी बाहों में कस लिया। शोभा अपने आंसू नहीं रोक पाई। उठी और अपना मुंह छिपाते हुए कमरे के से बाहर एक कोने में खड़ी चली गई। रचित का हाल खुद वैसा ही था। जिस जमाने में बाप बेटों की लड़ाइयाँ सुलझाने और बंटवारे के लिए सामने बैठते हैं, वो बैठकर दोनों बेटों के आपसी प्रेम का सुख ले रहे थे। और आंखें लाल थी, गला भरा हुआ था, माथे पर सिलवटें पड़ती जा रही थी। बस जैसे तैसे खुद को रोक रखा था। और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। आकाश अपने आंसू पहुँचता हुआ बोला, अगले संडे में से तुम्हारा और रूही का 2 मंथ का हॉलीडे है, वो भी लॉस एंजल्स में। मुझे पता है रूही को भी भीड़ भाड़ शोर शराबे वाली और पार्टी पीपल वाली जगहें खूब पसंद है। जाओ, खूब एंजॉय करना, डांस करना, उल्टी आने तक दारू पीना और जो अच्छा लगे वो करना। फिर 2 महीने बाद आकर दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियां संभालना। बहुत कुछ छोड़ा है तुम दोनों ने मेरे लिए। मेरी तरफ से बस ये एक छोटा सा तोहफा है। जाओ भाई, मैं अपनी ड्यूटी आज से संभाल रहा हूँ। आप दोनों अपने हनीमून की शॉपिंग वॉपिंग कीजिए। आकर सांसू समेटता हुआ हंसकर अर्नो और रूही से बोला। रचित जो अब तक चुप बैठे थे, उठकर कुछ बोलने ही वाले थे कि आकर्ष फिर से बोल पड़ा, डैड, ये फैमिली ऐसी ही रहेगी हमेशा। अब हमारे टेस्ट लेने के लिए किसी कायनात को बीच में मत लाना प्लीज़। बिजनेस अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं और अर्नो कभी अलग हो जाएंगे। हम हमारे परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक साथ एक दूसरे के लिए। आकाश ने अर्नो का हाथ कसकर थाम लिया। रचित ने आकाश और अर्नो दोनों को गले से लगा लिया और आखिर खुद भी टूट कर रो पड़े। भगवान, हर घर में तुम दोनों जैसे भाई दें। डैड, आपको पता है आपने पूरी ज़िंदगी में हम दोनों भाइयों को सबसे कीमती क्या दिया है? रचित निरुत्तर से दोनों की तरफ देखने लगे। अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत। और मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बेटी को विरासत में महल और जायदाद दे पाऊँ या न दे पाऊँ, उसके इतना ज़रूरत विरासत में सिखा कर जाऊँगा कि खड़े होने के लिए अपने पैरों के नीचे ज़मीन खुद कैसे बनाई जाती है। आकाश ने बड़े दृढ़ विश्वास से कहा। रचित खुशी के आंसुओं से भरे कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थे। बस आकाश और अर्नो का कंधा थपथपा कर रह गए। शोभा अंदर आकर अपनी बहुओं को गले से लगाए हुए थी। धृति और रूही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिना कुछ बोले एक दूसरे को शुक्रिया कह रही थी मुस्कुराकर। रुकिए दोस्तों, अभी कहानी आगे जारी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने कहानी सुनने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज के बाद हम यहीं बंद कर देंगे कहानी बोलना, क्योंकि हम सारा दिन जॉब करते हैं और रात में कहानी रिकॉर्डिंग करते हैं। सो प्लीज़, आपको अगर हम पर थोड़ा सा भी दया आ रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत से रिस्क उठाकर हम ये कहानी पूरी कर रहे हैं। चलिए आगे की कहानी जारी रखते हैं। और अलंकृता वो अपनी बेड बास्केट में लेटी हुई आंखें मूंदे मुस्कुरा रही थी। शायद इस परिवार में पैदा होने के लिए अपनी किस्मत पर
इतरा रही थी। दोस्तों, इस कहानी में अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारा नुकसान भरपाई हो सकता है। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं करते तो आज के बाद कहानी बंद कर देंगे। धन्यवाद।